तो वेलकम गाइस। सबसे पहले सॉरी, मैं पिछले काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था प्लेटफॉर्म पे, थोड़ा ऑक्यूपाइड था कहीं पे, राइट। तो क्या है कि हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ एक ऐसे टेक्निक्स हैं, टेक्निक माने सोचने का तरीका, कि प्रीलिम्स में किस तरीके से हम क्वेश्चंस पे सोचें, हाउ टू थिंक ऑन द ऑप्शंस, राइट। तो वो जो स्किल्स है, हाउ डिड दे हेल्प मी टू रीच द स्कोर ऑफ अराउंड 125 प्लस मार्क्स। तो इस साल जो प्रीलिम्स हुआ था यूपीएससी का 2022 का, उसमें मेरे अराउंड 125 प्लस जो मार्क्स है वो अलग अलग आंसर की से बन रहे थे। एंड आई थिंक कि had I not applied all these skills उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में, तो डेफिनेटली मेरा जो स्कोर है वो दैट वुड हैव बीन क्वाइट lesser than what I have already scored 125 प्लस, राइट। और पिछले साल भी आई थिंक इस तरीके की जो टेक्निक्स हैं, राइट, ये नहीं कि एलिमिनेशन लगाओ, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ये मार्क कर दो, ये टेक्निक्स अब यूपीएससी में काम नहीं आ रही भाई, ये बिल्कुल नहीं आएगी, राइट। और आपकी नॉलेज जो है ये प्राइमरीली मैटर करती है, ये बात सही है। लेकिन नॉलेज के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और आपको मैटर करेगी, जो 10 से 15 से 20 मार्क्स तक आपको एज देगी, राइट। क्योंकि पिछले साल भी मुझे आई मीन जीएस में मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा था, राइट। लेकिन सी सेट में मैं 0.17 मार्क्स से रह गया था, राइट, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इस साल मैंने मेंस दिया हुआ है, आई एम होपिंग कि सब कुछ अच्छा जाए यार, राइट। तो अभी आई एम शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स। इस पूरी सीरीज में ऑलरेडी हमने 80 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। आई होप वो पूरा डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल में जाके आप देख लेना, राइट, जब भी आप इसको देख रहे होंगे। अब आते हैं 81st क्वेश्चन में। यहाँ से हम पॉलिटी और इकोनॉमी अपना शुरू करेंगे। इस बार देखो पॉलिटी और इकोनॉमी बहुत कम आया था, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि जो 15 क्वेश्चन ये पॉलिटी के दे रहे हैं वो बहुत इजीली हम क्रैक कर रहे हैं, इकोनॉमी के 18 क्वेश्चन दे रहे हैं वो हमारे लिए एकदम लो हैंगिंग फ्रूट बन चुके थे। इस साल इन्होंने इकोनॉमी भी कम कर दिया, पॉलिटी भी कम कर दिया। लेकिन फिर वही बात कि इकोनॉमी और पॉलिटी इजीएस्ट पार्ट्स थे। साथ में जो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट है वो मुझे बहुत इजी लगा, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों टफ लगा। मुझे इजी क्यों लगा ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर रखा हुआ है ऊपर, राइट, इन सारे क्वेश्चंस में। देखो 81st क्वेश्चन कहता है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो पहली स्टेटमेंट कहती है कि एच एन सान्याल कमेटी नाम की कोई कमेटी, जो मुझे भी पता नहीं था, इसने रिकमेंड किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। मैं कहा चलो ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, मैंने कभी नहीं पढ़ा था ये। फिर देखो किस तरीके से हमें आंसर तक पहुंचना है। दूसरी स्टेटमेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। ये बात तो सही है, ये जिसने भी थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा उसने आर्टिकल 129 के बारे में पढ़ा होगा, जिसने कंटेम्प्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, और आर्टिकल 215 के तहत जो कंटेम्प्ट को पनिश करने की पावर है वो हाई कोर्ट को मिली हुई है। ये बात तो सही थी। मैं कहा चलो ठीक है, तो ये दोनों तो मैंने हटा ही दिए क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ नहीं है। नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जब भी वो ऐसा बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड, कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लासिफाइड, कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज कैटेगराइज्ड, राइट, उस टाइम भाई सतर्क हो जाओ, क्योंकि बहुत कम ऐसी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन हुई है, जो क्लासिफाई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और फंडामेंटल लॉ में नीटी-ग्रिटीज थोड़ी ना डिस्कस होगी। तो ये तो बिल्कुल झूठ बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी डेफिनेशन नहीं है, राइट। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत दी गई है, राइट। तो बस इस 3 ऑप्शन को हटा दो। अब हमारे पास फिर भी, हमने 3 को हटाने के बावजूद भी हमारे पास अभी भी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखो ये कैसे क्रैक करना है कि इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई देखो, ये जो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, यहाँ ये जो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे एलिमिनेट करके, इन दोनों में बताया गया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बात समझ रहे हो। अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर। मान लो अगर ये गलत है, मान लो अगर ये गलत है तो ये कैसे सही हो जाती फर्स्ट स्टेटमेंट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। अब ये फोर्थ स्टेटमेंट भी कह रही है यही कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है, मतलब ये दोनों सही होनी चाहिए।
1 एंड 4 ये दोनों सही होनी चाहिए, बी इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको जीरो भी नॉलेज होती, राइट, थोड़ी बहुत नॉलेज होती ऊपर ऊपर से कंटेप्ट ऑफ कोड पे, तो आप इस क्वेश्चन को इतने इजीली मार्क कर सकते थे। दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट यू नीड टू गो विद, और ये हर एक क्वेश्चन में आपने अप्लाई करना है, हर तरीके के क्वेश्चन में। नाउ अगेन देखो, मेरे लिए ये बहुत ईजी था, राइट, बहुत सारे आप लोगों के लिए भी ईजी होगा। मैंने ये सीधा 1 2 एंड 4 मार्क कर दिया था पढ़ के ही, मैंने इतना नहीं सोचा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन केस आपको इतनी नॉलेज नहीं भी हो, फिर भी आपने किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, इन ऑप्शंस को लिंक करना है आपने ऑप्शंस को, दैट इज द की, वही आपको जीत दिलाएगी। नेक्स्ट आता है कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। देखो इसमें पहला इसमें ये सबसे बेतुकी स्टेटमेंट दी हुई थी सर। इसमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स, समझ रहे हो, कि जो कानूनी ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी लॉ ऑफिसर्स हैं और जो सरकारी लीगल फर्म्स हैं, उनको तो एडवोकेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। पर जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स मतलब जो कंपनी लॉज को रेगुलेट करते हैं, और जो पेटेंट अटॉर्नीज हैं, उनको ये रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है एडवोकेट के तौर पे। भाई ये तो एकदम बेतुकी सी स्टेटमेंट हुई। अब मान लो अगर ये स्टेटमेंट सही है, मान लो अगर ये स्टेटमेंट सही है, मान लो अगर ऐसा वाकई में है कि जो आपकी लीगल फर्म्स हैं, उनको तो एडवोकेट के तौर पे रिकॉग्निशन मिली हुई है, लेकिन जो पेटेंट अटॉर्नीज है उनको एडवोकेट के तौर पे रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। मान लो अगर ये बात सही है, तो देखो पेटेंट अटॉर्नी कभी ना कभी हाई कोर्ट में तो जाएगा ही, हाई कोर्ट में जाएगा वो बहस करने, राइट। पेटेंट अटॉर्नी, मान लो अगर पेटेंट के राइट्स ब्रीच हो रहे हो तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट में इसकी डिबेट किससे होगी, लीगल फर्म के एडवोकेट से। अब इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है एज एन एडवोकेट, मान लो अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है एज एन एडवोकेट, बट लीगल फर्म को किया हुआ है एज एन एडवोकेट रिकॉग्नाइज, तो इट वुड बी ए डिबेट बिटवीन अनइक्वल्स। ये पैरिटी की डिबेट कैसे हुई, राइट। तो ये एकदम बेतुकी सी स्टेटमेंट है, फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी, राइट। कहीं पे भी मतलब एटलीस्ट जुडिशरी के लेवल पे आप सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते। सो ये मैंने एकदम से एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट आता है कि बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन कॉलेजेस। ये बात तो सही है, तभी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था, आई थिंक 1961 में आया था ये, राइट। तो ये बात तो एकदम सही है। किसी ने भी अगर थोड़ा बहुत इंडियन लीगल फर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, बार काउंसिल ऑफ जो इंडिया एक्ट है, राइट, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बार काउंसिल, और इसको रिसेंटली आई थिंक अमेंड भी किया गया था 2019-20, इसीलिए ये न्यूज में, एंड दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज हियर। तो बी इसका राइट ऑप्शन था। दिस इज हाउ आई थॉट ऑन दिस क्वेश्चन। ये फालतू में ऐसी कंफ्यूज करने वाली स्टेटमेंट्स हैं। एंड रिमेंबर गाइस, ऑलवेज व्हेनेवर इट कम्स टू कंपैरिजन बिटवीन लॉजिक एंड नॉलेज इन यूपीएससी, always prefer the logic, because you always have limited knowledge as far as UPSC questions are concerned। आपकी नॉलेज कभी फुलफिल नहीं होगी, लेकिन जब भी आपको आपकी सेंसेस ये कहे कि ये स्टेटमेंट इलॉजिकल है यार, ये स्टेटमेंट इलॉजिकल है, देन डेफिनेटली आपका जो इंट्यूशन कहती है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, वो आपकी इंट्यूशन हमेशा सही होती है। सो ऑलवेज प्रेफर लॉजिक और फियरलेसली ये प्रेफर करो, राइट। ऐसे डरना नहीं है इन चीजों से। नेक्स्ट आता है कि अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने ये एक स्टेटमेंट पढ़ी, बाकी इसका आगे कुछ नहीं पढ़ा, एलिमिनेट करके मैंने बी ऑप्शन लगा दिया। दिस इज हाउ एलिमिनेशन वर्क्स इन यूपीएससी। देखो ऑप्शन देखो, यूपीएससी के ऑप्शन देखो किस तरीके के इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। स्टेटमेंट्स उतनी मान लो टफ बना भी दी गई है, ऑप्शंस में आपकी चीजों के की छुपे हुए हैं। यही वो आपसे चाहता है, वो आप एक डिसीजन मेकर आपसे चाहता है, राइट, जो इमीडिएट डिसीजंस ले सके और बेस्ट ऑप्शन चूज कर सके विद द लिमिटेड नॉलेज दैट यू हैव। लिमिटेड नॉलेज क्या है कि देखो, जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन है वो मनी बिल के लिए चाहिए होती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, राइट, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल लाना है, वो इवन प्राइवेट मेंबर्स भी ला सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज है फंडामेंटल पॉलिटी की, सभी को पता होगी, बस इस बेसिस पे एलिमिनेट कर दो। अब अगली स्टेटमेंट देखते हैं जरा, ऐसे ही नॉलेज के लिए, कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज असेंट। ये बात तो सही है भैया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, जो बिल होता है, प्रेसिडेंट को हर हाल में उसके लिए असेंट देना होगा, ये बात बिल्कुल सही है,
राइट। नेक्स्ट आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय द लोकसभा एंड द राज्यसभा सेपरेटली, बिल्कुल सही बात है, विद स्पेशल मेजोरिटी, बिल्कुल सही बात है, एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि दो तीन ऐसी जगहें हैं जहां आप जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते। देखो सिंपली जॉइंट सिटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स के रिस्पेक्ट में होती है, बस ये एक सिंपल बात है। मनी बिल के रिस्पेक्ट में जॉइंट सीटिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर्स ओवर राज्यसभा, ठीक है, मनी बिल के रिस्पेक्ट में, इसलिए जॉइंट सीटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। तो क्यों होगी? दूसरी बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसमें अगर मान लो हमने जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन रख दिया तो जो लोकसभा है जो कि इलेक्टोरली स्ट्रांग है राज्यसभा से, वो राज्यसभा के इंटेलेक्ट को ओवर पावर कर जाएगी, राइट, और राज्यसभा की पोजीशन को ओवर पावर कर जाएगी। और इस तरीके से जो पॉपुलर लीडरशिप है, पॉपुलिस्ट जो लीडर्स हैं, दे विल बी एबल टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट देयर विल, इसीलिए सेपरेटली इसे पास करना आवश्यक है। दिस इज द लॉजिक, ठीक है। तो आंसर हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा, एंड इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं कि सही आंसर क्या है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सही आंसर के करीब कैसे पहुंचा जाए। मैंने बहुत सारे रॉन्ग भी आंसर मार्क किए हुए हैं, राइट, बहुत सारे रॉन्ग भी आंसर मार्क किए हुए हैं, बट फिर भी उन रॉन्ग आंसर, वो जो मैंने रॉन्ग आंसर मार्क किए हुए हैं वो राइट आंसर के क्लोजेस्ट हैं, ये मैंने बात ऑब्जर्व करी। तो यूपीएससी में दो चीजें आपके हमेशा साथ रहेगी, एक लॉजिक जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा कि विच स्टेटमेंट इज नॉट राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, राइट। जो ऑप्शन गलत है वो हमेशा आपको हेल्प करेगा यूपीएससी में आंसर तक पहुंचने में। सही ऑप्शन के पीछे भागो ही मत, गलत ऑप्शन कहीं लगता है उसको पकड़ो, एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो, दिस इज द की, राइट। सही ऑप्शन के पीछे भागो ही मत, ऐसे तो आपको लगता रहेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है कि नहीं है, भाई ये बात झूठ है, रॉन्ग आंसर को पकड़ो, राइट। नेक्स्ट आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर अगेन, जब भी वो बोले, देखो देख रहे हो बात, यहां भी इसने यही बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, यहां इसने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज। भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी छोटी छोटी बातें भी आप क्लासिफाई करने लगो कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होंगे, भाई कहां चला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन आपका? समझ रहे हो बात को? ये तो इवन किसी एक्ट में भी नहीं दिया हुआ है, इट इज बेसिकली एन इनफॉर्मल क्लासिफिकेशन, राइट। लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह कैबिनेट वर्ड मेंशन्ड है, कैबिनेट वर्ड मेंशन्ड है, वो कौन सा आर्टिकल है ये आप मुझे बताओगे। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, राइट, ये इमरजेंसी से रिलेटेड है, बट कौन सी इमरजेंसी का आर्टिकल है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे, राइट। तो ये जब भी ऐसा आए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड, हैज क्लासिफाइड, ऑलवेज अज्यूम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड भी है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वुड स्टैंड रॉन्ग, और ये भी एक रॉन्ग की स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट 1 मैंने हटा दी, एंड नेक्स्ट आता है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। ये बात सही है कि जो आपका 2003 में, राइट, जो आपका 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, राइट, आपके 10th शेड्यूल में, और आर्टिकल 103 आई थिंक 103 इज द आर्टिकल जिसमें कि अमेंडमेंट हुआ था बाद में, और उसमें ये प्रोविजन लाया गया, ये क्लॉज लाया गया कि जो भी आपकी कैबिनेट होगी सेंटर की, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसके जो टोटल मेंबर होंगे वो 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। किसके 15%? लोकसभा की उस वक्त की टोटल मेंबरशिप्स, राइट, उसके 15% से ज्यादा वो एक्सीड नहीं करने चाहिए। ये अपर लिमिट है सेंटर के रिस्पेक्ट में, लेकिन स्टेट के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट भी है। स्टेट के रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट है 12, कि 12 से कम आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स नहीं रख सकते, मिनिमम 12 होने चाहिए। हालांकि कुछ स्टेट्स में एक्सेप्शन है, जैसे दिल्ली में 6 है, राइट, ये कुछ स्टेट्स के लिए एक्सेप्शन दी गई है, बट मोस्ट स्टेट्स के लिए ये लोअर लिमिट भी है। स्टेट्स के लिए, सेंटर के लिए लोअर लिमिट नहीं है, सेंटर के लिए ये सिर्फ अपर लिमिट मेंशन्ड है। ये कुछ हमने रिसर्च कर ली, आंसर इसका बी है, ये आप सभी को पता है, पॉलिटी के तो इजी से आंसर है ही है, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा, कि क्या कौन सी पावर्स है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है।
पहले ऑप्शन टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ लोग कंफ्यूज हो गए। मैं बताता हूँ क्यों कंफ्यूज हुए। मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं तो मतलब उस टाइम इंस्टीट्यूट सॉरी जो मेरा कोचिंग जो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था, मैं तो उस टाइम मतलब बहुत सारे लोगों ने इस पे मेरे से डिबेट की, बोलते ये सही है ऑप्शन। और उन्होंने ये क्यों माना सही क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली जो लोकसभा की पावर है इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में, वो रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में है। ये क्या कहती है कि अगर लोकसभा की किसी भी सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी से अगर लोकसभा ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि हमें नेशनल इमरजेंसी हटानी चाहिए, तो वो इमरजेंसी प्रेसिडेंट को हटानी पड़ेगी। ये बात 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी, लेकिन ये रेवोकेशन के रिस्पेक्ट में है। डिक्लेरेशन को रेटिफाई करना मतलब प्रेसिडेंट ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की और उसको एक्सेप्ट करना, ये सिर्फ लोकसभा के पास नहीं है। लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो बस स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट कर दो, ये दो ऑप्शन तो गए। अब आपके पास बचा या तो 2 करेक्ट है या 3 करेक्ट है। सिंपल बात है कि टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बात तो सही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास हो सकता है क्योंकि ये पॉपुलर हाउस है, लोअर हाउस है, राइट। और जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी किसके लिए है? लोकसभा में। आर्टिकल 75, ये तो आपको पता है, 74 75। तो बस, और जब ऑप्शन 2 सही है तो 3 तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 और 3 ये तो अलग अलग है। यहाँ पे टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर भी ये झूठ बोल रहा है एकदम। देखो, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की पावर दोनों के पास इक्वल है। लोकसभा राज्यसभा दोनों को अलग अलग मोशंस पास करने होंगे स्पेशल मेजोरिटी से, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी कितनी? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, नॉट प्रेजेंट इन वोटिंग, टोटल मेंबरशिप उनकी 2/3। तो ये इतनी हार्ड एक इसमें लिमिट रखी गई है। तो आपका ऑप्शन क्या है? वो बी है, राइट। नेक्स्ट आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ये भी एकदम मतलब थोड़ी सी माइन्यूट सी इसमें छेड़छाड़ की गई थी, जिसने ये जो मैंने मार्क किया ना उस टाइम, इसीलिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क करना जरूरी है। ये मेरी अपनी आंसर जो शीट है, राइट, मेरा जो अपना क्वेश्चन बुकलेट थी, ये उसका स्कैन्ड कॉपी है। तो जो जो ये निशाने लगाए हुए हैं, ये मैंने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लगाए हुए हैं इस तरीके से एनालाइज करने के लिए। समझ लो बात को। तो जो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल है उस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बोलता है कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स हैं ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को विद इन 6 मंथ्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। झूठ बोल रहा है ये। यहाँ कैन नॉट नहीं, यहाँ कैन होना था। प्रोविजन तो यही है। याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जब सिंगल मेंबर, राइट, जब सिंगल एमपी मतलब अकेला एमपी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, वो यही केस है। जो नॉमिनेटेड एमपी आपका होगा, सिर्फ उसी के पास ये राइट है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले विद इन 6 मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट। लेकिन जब वो नॉमिनेट हो गया और 6 महीने हो गए, उसके बाद वो भी ज्वाइन नहीं कर सकता, राइट। अदर पार्टीज में अगर स्प्लिट हो जाए, कितना 3/4 स्प्लिट हो जाए, तो वो 3/4 स्प्लिट वाली पार्टीज किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है, तो उस केस में वो डिफेक्शन नहीं होगा। पर मान लो अगर 3/4 से कम लोग अगर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले हैं, तो वो डिफेक्शन इनवाइट करेंगे। दिस इज द प्रोविजन, राइट। ये कुछ ऐसे प्रोविजन है। इवन जो आपका जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो भी लाइफ टाइम में, मतलब जब तक उनकी टर्म है तब तक वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट ही उन्हें रहना पड़ेगा। हालांकि वो सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को बाहर से, राइट। सो दिस इज द प्रोविजन। ये हमने सारे प्रोविजन पढ़ लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ में। और ये इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो गई, और करेक्ट पूछा हुआ है। दूसरा कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ऑन द डिफेक्शन केस। बिल्कुल, ये तो सही बात है। इसीलिए तो एक केस भी आया था कि होटो होलोन केस, आपने नाम सुना होगा कि होटो होलोन केस। आई थिंक ये 1994 की बात है, राइट। नो, उस टाइम SR बॉम्बे केस था, उससे पहले की बात है आई थिंक, ठीक है। तो किहोटो होलोन केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि 6 मंथ्स के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ऐसे डिफेक्शन के केसेस को डिस्चार्ज कर दे। कोशिश करनी चाहिए। और ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ये बात लॉ में मेंशन्ड है? नो। तो आपका ऑप्शन भी सही होगा।
बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से आपको सोचना है, इसी तरीके से आपको चीजें एलिमिनेट करनी है। दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड, राइट। नेक्स्ट आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिड ये अगेन वही इंडिया के लीगल सिस्टम से भाई पिछले साल भी बहुत क्वेश्चन आ गए थे। देखो पेरोल पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। जो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी है उस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था। अब इस बार इन्होंने ये लीगल ऑफिसर्स को पकड़ लिया। एक क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस ऑलरेडी कर रखा हुआ है। ये एकदम बिल्कुल झूठी स्टेटमेंट है। देखो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसके पास पावर है, बिल्कुल सही बात, इसके पास तो पावर है कि ये जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग्स है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए तो जो आपकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है वो अटॉर्नी जनरल को भी एक्सटेंड होती है। ये भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंजॉय करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बट ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये एक लीगल ऑफिसर है, प्योरली अ लीगल ऑफिसर। ये सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में। ये सिर्फ कोर्ट के पर्पज से होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी तक तुषार मेहता थे, राइट। तो इंपॉर्टेंट बात है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट की मीटिंग्स में यूजुअली ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ओनली ऑफिसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ ये दो ऑफिसर्स हैं जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात तो एकदम झूठ है। ओनली कैसे हो सकता है भाई? अदर ऑफिसर्स, मान लो अगर कोई डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है तो पार्लियामेंट्री कमेटी उनको भी तो इन्वाइट करेगी अपनी प्रोसीडिंग में। हो सकता है उनको, मान लो जो डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कम्युनिकेशन है वो उस सेक्रेटरी को इन्वाइट करेगी, उससे पूछेगी कि हाँ तुम इस बारे में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग्स वो भी हुआ। तो ये बात तो आपकी गलत होगी, इलॉजिकल बात है भाई। स्टेटमेंट 1 को हटाओ। एंड दूसरा आता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट बाय। ये बात झूठ है एकदम। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब फिर से वही ये फंसा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जहां भी ऐसा ये बोल रहे हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, माइंड it has to be with the same language and with the same intent in the constitution, right? अगर ऐसा नहीं है तो मतलब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दिस इज द लॉजिक ऑफ यूपीएससी। it must be in the constitution mentioned with the same language and with the same intent। समझ लो बात को। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने आर्टिकल 77 थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, राइट, आई थिंक सॉरी आर्टिकल जो 76 है ये अटॉर्नी जनरल की बात करता है। अगर आपने थोड़ा भी इसकी थोड़ी नजर डाली होगी तो इसमें सिंपल यही बात लिखी हुई है कि देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया to I mean assist as the highest law officer of the government of India। इस तरीके की कुछ इसमें लैंग्वेज हुई है और जो कि अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सिर्फ इतनी बात है, इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकेशंस तो कहीं पे भी नहीं दी हुई है। और ऐसा तो प्रोविजन कहीं है ही नहीं कि जैसे ही सरकार बदलेगी अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाएंगे। तो डी इज द ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके की लॉजिक्स आपने इसमें लगाने हैं। अगेन ये ऐसी एक क्वेश्चन था, ये देखो इसके जब भी आपको ऐसे ऑप्शन आए तो खुश हो जाओ। ऐसे ऑप्शन जब आए 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 3 एंड, इसमें आपको बस एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी होती है कोई भी, राइट। और फिर मैंने फिर से बोला जो आपसे पूछा हुआ है सबसे पहले उसे हाईलाइट करो। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। मान लो करेक्ट पूछा हुआ है, अब स्टेटमेंट पढ़ो कि मैंडामस रिट। देखो मैंडामस रिट आपको पता है हैबियस कॉर्पस के बाद मैंडामस हम पढ़ते हैं। मैंडामस मतलब कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्सन, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी ऑफिशियल को कोई ऑर्डर पास कर रहा है कि आप ये पर्टिकुलर काम करो, कोई भी काम करने के लिए, राइट। कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर पास कर रहा है, दैट इज योर रिट ऑफ मैंडामस। एंड मैंडामस, ये स्टेटमेंट 1 कहती है कि मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। लग रही है सही, लेकिन फिर भी स्टैंड बाय मोड में रखो अगर आपको इसमें डाउट है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो कि मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। देखो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ पढ़ोगे ये तो कन्फ्लिक्टिंग हो गई। एक तरफ तो कोर्ट को आप अथॉरिटी दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि प्राइवेट कंपनी जो कि सरकारी काम कर रही है, वो प्राइवेट कंपनी जो सरकारी काम कर रही है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। एक तरफ तो आप ये बोलते हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि सरकारी कंपनियों के खिलाफ नहीं कर सकता लेकिन हाई कोर्ट।
ये तो कंफ्लिक्टिंग है। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी को ज्यादा कोर्ट के अंडर लाया जाना चाहिए, राइट। प्राइवेट कंपनीज फिर भी इन्हें थोड़ी लिबर्टी होनी चाहिए मार्केट प्रिंसिपल के हिसाब से। तो 1 और 2 स्टेटमेंट साथ में तो हो ही नहीं सकती, तो इन दोनों ऑप्शन को हटा ही दो, समझ रहे हो। अब आपके पास बचे ये नियरेस्ट टू आंसर, आप पहुंच गए। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ कोवरेंटो। कोवरेंटो मतलब कोर्ट पूछता है कि आप कौन से अधिकार, कौन सी अपनी अथॉरिटी के तहत इस ऑफिस पे बने हुए हो, कोवरेंटो, राइट, किस वारंट के अनुसार। तो ये स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट है, राइट। अब इनमें से ज्यादा करेक्ट कौन सी लग रही है? स्टेटमेंट 1 ज्यादा करेक्ट लग रही है, राइट। क्योंकि अगर कोर्ट को निर्देश पास करना होगा तो वो सरकारी कंपनियों को निर्देश पास करेगा ना, सरकार को निर्देश पास करेगा। प्राइवेट कंपनियों को उतना थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ आप ये पर्टिकुलर ड्यूटी परफॉर्म करो, इससे तो मार्केट प्रिंसिपल हार्म हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 के मुकाबले स्टेटमेंट 1 ज्यादा बेटर लग रही है। तो योर answer should be 1 and 3 only. This is how you approach these questions, right? Mind it, always mind it. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से, राइट। अब फिर से वही बात कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट एडॉप्ट इट। इसमें मुझे थोड़ा डाउट था, मान लो अगर ये गलत है तो इसे स्टैंड बाय मोड में रखो। अगर ये गलत होता तो सिर्फ बी ऑप्शन सही होता। मतलब अगर स्टेटमेंट 2 सही है तो स्टेटमेंट 1 तो हर हाल में सही होगी। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ो कि एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। बिल्कुल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तो तभी आएगी ना कंट्री में। अब कई लोगों ने बोला होगा कि नहीं सर इसमें कंसेंट क्लॉज वगैरह का ऐसा कोई प्रोविजन था, राइट, लोगों के कंसेंट से आएंगे। लेकिन ये अल्टीमेट गोल की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि गोल क्या होना चाहिए, बिल्कुल कि हर एक सिटीजन को डिजिटल जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसके अंडर लाया जाना चाहिए, राइट। ये बात तो ये कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 तो पॉजिटिव सी लग रही है, सही बात लग रही है। तो अगर स्टेटमेंट 2 सही है तो स्टेटमेंट 1 हर हाल में सही होगी, सोचना ही नहीं है इस पे। मैंने ज्यादा इसमें सोच लिया था मस्ट अडॉप्ट इट पे। नेक्स्ट आता है कि इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। भाई अगर ये डिजिटल मिशन है तो सीमलेस पोर्टेबिलिटी तो इसका फीचर होना चाहिए, किसी भी डिजिटल चीज का होता है, राइट। ऑनलाइन पोर्टेबिलिटी किसी भी डिजिटल चीज का होता है। पोर्टेबिलिटी मतलब कहीं से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन तो कहीं से भी एक्सेस। तो 2 और 3 स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, डी, और मेरा ये सही हुआ। स्टेटमेंट 1 पे तो सोचना ही नहीं था, मस्ट अडॉप्ट इट पे कंफ्यूज होना ही नहीं था। नेक्स्ट आता है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और इस पे मैंने जो क्लास ली थी वो सब मैंने इसमें डिस्कस भी किया हुआ था कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल इन लोकसभा है, इसके अकॉर्डिंग जो डेप्यूटी स्पीकर है इसके इलेक्शन उस डेट पे होल्ड किए जाएंगे जो डेट स्पीकर के द्वारा फिक्स की जाएगी। ये बात करेक्ट है। क्यों? अगर आपने थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी पढ़ी होगी, आज के दौर में ना इंडिया की लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपका स्पीकर है, जो अभी के हमारे प्रेजेंट स्पीकर हैं, उन्होंने ये डेट ही फिक्स नहीं की कभी इलेक्शन की कि डेप्यूटी स्पीकर कब चुना जाए, ये डेट ही आज तक फिक्स नहीं हुई है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही तो 1 तो सही है कि वो जो डेट है इलेक्शन की वो कौन तय करेगा, बिल्कुल आपका स्पीकर तय करेगा। दूसरा कि देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर। मैंडेटरी प्रोविजन की बात कर रहा है कि देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन कि जो आपके डेप्यूटी स्पीकर हैं वो या तो आपके प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से होंगे, राइट, या फिर वो रूलिंग पार्टी से होंगे। ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन तो कहीं नहीं है। हमने जितना भी पढ़ा है वो सब तो आपकी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जो हमारी रीति रिवाज है पार्लियामेंट्री, उनके तहत हुआ करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी से ही आ रहे हैं, राइट, लेकिन ये मैंडेटरी थोड़ी ना है। हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि इट इज अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। तो स्टेटमेंट 2 को तो एलिमिनेट कर ही दो, 2 को एलिमिनेट किया तो आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बचे 3। अब ऑप्शन 3 पढ़ो, डेप्यूटी स्पीकर हैज सेम पावर एज ऑफ स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील्स लाई अगेंस्ट हिज रूलिंग्स, राइट। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि नो अपील्स lies against his rulings but within his house, ये बात सही है,
विद इन हिज हाउस हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि जो स्पीकर है वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है विद इन द हाउस। और आपको पता है कि जो आर्टिकल 123 है, जो 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 123 सॉरी 122 आई थिंक दैट इज द आर्टिकल 122 प्रोहिबिट करता है सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी हाई कोर्ट को टू इंटरफेयर इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। It means within the parliament, within the house of the parliament, the chairperson is supreme authority. तो जब सुप्रीम अथॉरिटी की पावर्स को डेप्यूटी स्पीकर एक्सरसाइज कर रहा है तो ये बात तो सही है कि उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो स्पीकर की है। एंड अगेन उसके किसी भी डिसीजन को कहीं अपील नहीं किया जा सकता जो उसने हाउस के अंदर लिए हो, ये बात भी सही है। तो सिंपल बात कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 एंड 3 है। फोर्थ ऑप्शन तो आपने देखना ही नहीं था कि वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये एकदम झूठ बोला हुआ था ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसा कोई भी अगर मोशन लाया जाता है अपॉइंटमेंट के लिए तो प्राइम मिनिस्टर का उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, ऐसा थोड़ी ना है भाई, राइट। इस तरीके से तो आप प्राइम मिनिस्टर को इतनी स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहे हो पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट को आप प्राइम मिनिस्टर से मतलब पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर को इक्वल रहना होगा बाकी मेंबर्स से के तर्ज पे, राइट। तो ऐसी स्पेशल इंपॉर्टेंस अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में तो आप नहीं दे सकते, ये इलॉजिकल है। दिस इज द की ये मैंने एक ऐसा तुक्का मारा जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ, लेकिन इस तुक्के में भी मैंने देखो सोचा कैसे मैंने, ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, पता नहीं लोगों ने क्या क्या इसका मार्क कर दिया था, मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये छोड़ भी दिया। देखो उस टाइम क्या चल रहा था, उस टाइम चल रहा था आपके श्रीलंका का क्राइसिस, मुझे इतना पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं चला हुआ है। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले मैंने ध्यान से पढ़ा कि ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की बात कर रहा है, राइट। रैपिड फाइनेंसिंग और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, और रैपिड फाइनेंसिंग हमें कहाँ चाहिए, क्या हमें ये देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर आपको लोन देगा तो वो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग देता है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एडीबी अपना जो भी लोन है इन्वेस्टमेंट है वो करता है, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रैपिड फाइनेंसिंग से आप कर सकते हो, रैपिड मतलब एकदम तुरंत फाइनेंसिंग से नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो 10 साल 15 साल इतने आपके जो आपके जो मैच्योरिटी पीरियड है वो इतना लंबा होता है, तो रैपिड फाइनेंसिंग तो नहीं हो पाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट आओ, मान लो यूएनईपी का ये अगर कोई ऐसा अगर इनिशिएटिव होता तो भाई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप रैपिड फाइनेंसिंग से कोई काम चला सकते हो क्या, झूठ बात है भाई। एनवायरनमेंट इज अ लॉन्ग टर्म इशू, राइट। नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड बैंक भी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह ही है, ये भी तो लॉन्ग टर्म लोन देगा, राइट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये आपके अगर आपको रैपिड जरूरत हो रैपिड फाइनेंसिंग की, जैसे 1991 का इंडिया का जो क्राइसिस था, ठीक है, जो बीओपी क्राइसिस था, उस तरीके के क्राइसिस में आईएमएफ ही सामने आता है। यही लॉजिक लगा के मैंने ये लगाया था ऑप्शन और ये मेरा ठीक हुआ। 92nd क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, मैं अभी थोड़ा पानी पी के आता हूँ गाइस, वेट। यस, और ये जो 92nd क्वेश्चन है इसे मैं हाईली डाउटफुल की कैटेगरी में रखूंगा एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि यूपीएससी इसे स्क्रैप मतलब इसे विड्रॉ कर देगा इस क्वेश्चन को ही। क्योंकि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, राइट। बहुत सारी कोचिंग के आंसर कीज इसमें अलग अलग अपना ऑप्शन बता रही है। देखो ये बता रहा है नियर और रियर के बारे में, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और दिस क्वेश्चन इज हाईली कॉन्सेप्चुअल एंड हाईली डिस्प्यूटेड, राइट। नियर क्या होता है अगर आपको नहीं पता, नियर जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये यूजुअली आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है, राइट। जो आपके मेजर ट्रेडिंग कंट्रीज है, जो आपके मेजर ट्रेड पार्टनर है, सिर्फ फ्यू मेजर ट्रेड पार्टनर्स, ठीक है, उनकी जो करेंसीज है उनसे जब आप अपनी करेंसी की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आपको नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आएगा। लेकिन जो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये यूजुअली आपकी जो मोस्टली जो ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं आपके, राइट। इसमें आज के दौर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें अराउंड 36 आपकी करेंसीज आती है। तो उससे जब आप अपनी करेंसी को कंपेयर करोगे इतनी सारी करेंसीज को,
से जब आप अपनी करेंसी को रुपए को कंपेयर करोगे तो आप निकलोगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे, राइट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे। तो आपकी जो रियल जो ट्रेड की कम्पिटिटिवनेस है वो कहाँ ज्यादा शो होगी? ऑफ कोर्स रियर में, क्योंकि जो आपका मोस्ट ऑफ द ट्रेड है वो कवर हो रहा है रियर के अंडर, रियर की करेंसीज के अंडर, क्योंकि इसमें बहुत सारी करेंसीज आपकी एडेड है, उनसे आप ये कंपेयर कर रहे हो। तो अगर इंडिया की ट्रेड कम्पिटिटिवनेस ज्यादा है या कम है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पे आपकी करेंसी कितनी स्ट्रांग परफॉर्म कर रही है। आपको पता है ट्रेड से हमारी करेंसी स्ट्रांग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। ज्यादा इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, इससे हमारी करेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करेंगे, राइट, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे तो डॉलर डॉलर भारत में आएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी रूपी के मुकाबले, तो रूपी तो महंगा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड जो है, ट्रेड की कम्पिटिटिवनेस आपकी जो करेंसी है, करेंसी की वैल्यू वो डिटरमाइन कर देगी। और अगर ये लिंक ट्रेड कम्पिटिटिवनेस और करेंसी की वैल्यू के बीच है तो ये बात सही है कि रियर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ट्रेड कितना कम्पिटिटिव है। तो स्टेटमेंट 2 तो अनडिस्प्यूटेबली ये सही बात है, स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि जो नियर है ये इंडिकेट करता है एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, ये बात भी सही है, राइट, कि अगर आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर आपका इंक्रीज हुआ, मतलब अगर नॉमिनल रेट पे जो रुपए की वैल्यू है ये इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब भाई सिंपल है कि हमारे जो रुपए, जो हमारा रुपया है वो ऑल ओवर, मतलब मोस्टली, क्योंकि नियर में भी कुछ ऐसी करेंसीज आती है जैसे यूएस डॉलर है जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, नॉट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर्स बट जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके करेंसीज आ रही है। अगर उनकी करेंसी के मुकाबले इंडिया की जो रुपी है, जो नॉमिनल रेट है वो अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इससे क्या शो होता है कि हमारा जो रुपी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट कर रही है। भाई दिक्कत इस थर्ड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि अगर आपकी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, राइट, तो क्या है कि आपकी नियर और रियर के बीच डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी, राइट, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से। देखो मान लो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, मान लो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो आपके रुपए की वैल्यू क्या है, घट जाएगी ना, रुपए की वैल्यू घट जाएगी, बात सही है, रुपए की वैल्यू घट जाएगी। और रुपए की वैल्यू जो जो हमने यहाँ बताया था कि अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपके एप्रिसिएशन ऑफ रूपी को इंडिकेट करता है, तो डेफिनेटली अगर रूपी की वैल्यू घट रही है इसका मतलब हमारे जो नॉमिनल वैल्यू है इन्फ्लेशन की वजह से जो नियर वैल्यू है, नियर वैल्यू ऑफ रूपी वो घट रही है। देखो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है उसका मतलब है उन्होंने ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, पर जिनको समझ आ रहा है उनको समझ आ रहा है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू घट रही है, ठीक है, हमारे पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन से घट रही है, सिंपल बात। पैसे की वैल्यू घटने का मतलब है कि हमारे जो नियर का रेट है वो घट रहा है, पर जो रियर का रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, हमने अभी बताया, मोस्टली आपका ट्रेड डिटरमाइन करता है, राइट। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका ट्रेड, जो आपका एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आपका रुपया तो सस्ता हो गया और डॉलर जो है डॉलर महंगा हो गया, मतलब जो यूएसए वाले हैं $1 से अब 80 रुपए के बजाय 90 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं, मतलब इंडिया से अब 80 रुपए के बजाय 90 रुपए की चीजें एक्सपोर्ट होने लगी, मतलब इन्फ्लेशन से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। और अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा तो हमारी जो रियर वैल्यू है, रियल इफेक्टिव वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, रियर वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर नियर, समझ लो बात को, नियर अगर रियर से ज्यादा है, नियर अगर ऊपर है और रियर अगर नीचे है तो इनके बीच की जो डाइवर्जेंस है वो कम होगी, कम होगी। पर अगर मैं नियर को यहाँ लाऊं नीचे, राइट, नियर घट रहा है और रियर बढ़ रहा है तो उससे ये डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ऑल टुगेदर ये मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम वेग सी स्टेटमेंट है, ये सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका नियर ज्यादा है या रियर ज्यादा है। इसीलिए इसीलिए ये हाईली डिस्प्यूटेड है एंड ये इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें लगा दिया हमने, 8-10 मिनट लगा लिए, बट आई होप ये नियर रियर का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। हुआ तो कमेंट में लिख के बताइए,
राइट गाइस, आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। राइट, अब इससे आगे के जो क्वेश्चन इसमें बचते हैं 8-10 क्वेश्चन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसमें ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा, 20 का मिनट लग ही जाएंगे इसमें। तो अगली वीडियो को देखिए। राइट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बताइए ज़रूर यार कि मतलब ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं या नहीं पढ़ा लेते हैं, इस लायक हैं कि ये वीडियोस हम आगे लाते रहें या नहीं लाते रहें, इतना बताइए। राइट, बाकी मिलते रहेंगे, है ना। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।